दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, पहले हमने द नोबल नेचर पोएम पढ़ी थी। आज हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ फॉर्मेट है ना। और इसमें आप अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकते हो। इसको कंप्लीट नोट्स मत मानना, ये आपकी हेल्प के लिए है। पूरी तरह से इस पे निर्भर मत रहना, इसमें अपनी तरफ से चीजें ऐड करना, लाइक समरी ऐड कर देना। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देना, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो, द नोबल नेचर पोएम है वो किसने लिखी है? वो फेमस एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट और पोएट बेन जॉनसन ने लिखी है। ठीक है, बेन जॉनसन अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए पॉपुलर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने प्लेज में दर्शाई है। ठीक है, और उनकी एक फेमस स्टाइल थी एपिग्रामेटिक एंड सैटिरिकल स्टाइल। उस स्टाइल में वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सप्लेन करते हैं कि जो बिहेवियर या गुड नेचर है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए भी हो ना तो भी उसकी कीमत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। किसी कंपैरिजन में? जो लॉन्ग लाइफ जिए, साइज में बड़ा हो परंतु यूजलेस हो। यानी कि कोई लंबी लाइफ जिए परंतु लंबी लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करे सोसाइटी को, उसकी तुलना में तो एक कम लाइफ जीने वाला, अच्छे बिहेवियर वाला, गुड नेचर वाला व्यक्ति वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेंट्रल आइडिया पाते हैं। द पोएम इस बात पे सेंट्रलाइज्ड है कि जो बेसिक आइडिया जो है ना पोएम का, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर का इंपॉर्टेंस। तो पोएट कहता है कि देखो, एक शॉर्ट बट वैल्यूएबल लाइफ होती है सोसाइटी की तरफ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि एक यूजलेस या लॉन्ग लाइफ। एक यूजलेस लॉन्ग लाइफ के मुकाबले एक शॉर्ट बट वैल्यूएबल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बोलते हैं ना कि भाई लाइफ मतलब लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए उसी तरीके से। तो वो एक्सप्लेन करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके कि बड़े साइज का लंबी लाइफ जीने वाला ओक ट्री है, वो 300 साल तक जीता है, बट उसके कंपैरिजन में लिली है, वो शॉर्ट लाइफ जीता है, एक ही रात में मर जाता है। फिर भी लिली बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, ब्यूटी है ना, होप देके जाता है दुनिया को एक ही रात में, है ना। और ओक 300 साल तक जीता है परंतु वो लोगों को कुछ नहीं देता एक तरीके से। ये इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं पोएट इसको। ऑल्दो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ओक पेड़ जो होते हैं वो नेचर का पार्ट होते हैं और वो हमको हवा, वेजिटेशन, साथ में छाया, शेल्टर, ये सब चीज प्रोवाइड करते हैं। वुड, लकड़ियां, ये सब चीजें पेड़ में प्रोवाइड करवाते हैं। तो 300 साल तक जी रहे तो वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा। ठीक है, परंतु यहाँ पोएट ने कंपेयर किया है ओक से, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है कि भाई ओक 300 साल तक जीता है परंतु उसकी लाइफ व्यर्थ जाती है, वेस्ट जाती है। और उसके कंपैरिजन में लिली का जो पौधा है, जो फूल है लिली, वो एक ही रात जीता है परंतु एक रात में वो दुनिया को हैप्पीनेस, ब्यूटी, होप सब देके जाता है। तो उसकी लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा पोएट मानते हैं। ठीक है, जबकि हम इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस क्रिटिकल नोट में डाल सकते हैं कि ट्री की लाइफ वेस्ट नहीं जाती है, वो भी हमको जितने साल जीता है उतने साल कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रिटिकल नोट में लिख सकते हो। थीम्स एक ही है, थीम देखा जाता है इस पोएम में कि लाइफ वैल्यूएबल होनी चाहिए लंबी के बजाय। तो मेन थीम पोएम की क्या है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लंबे जिए, हाउ लॉन्ग यू लिव। मतलब ना तो ये मैटर करता है कि आप कितने लंबे जिए और ना ही ये मैटर करता है कि हाउ बिग यू आर। क्या मैटर करता है? व्हाट मैटर्स? मैटर ये करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी की तरफ या दूसरों के प्रति। तो पोएट इसी बात पे फोकस्ड रहता है पूरी की पूरी पोएम में कि भाई आप जितने समय लाइफ जी रहे हो तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले एलिट्रेशन, मेक, मैन, फेयर, फार, इन सब में एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, मेक, मैन, मा, फेयर, फार, फा, मा एक कॉन्सोनेंट साउंड है और फा एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है? वर्ड के स्टार्टिंग में हो रहा है। मेक, मैन, फेयर, फार, मा और फा, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, दोनों का रिपीटेशन वर्ड की स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर एक कॉन्सोनेंस का एग्जांपल भी होता है, ये रेयर केस वाला कॉन्सोनेंस है। तो मेक, मैन, फेयर, फार, मैंने आपको जब पोएम समझाई थी जब भी ये ढंग से समझाया था। तो मेक, मैन, मैं, ठीक है, ये तो एलिट्रेशन में देखते हैं हम, स्टार्टिंग में साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। कॉन्सोनेंस में भी ये जो स्पेशल केस वाला कॉन्सोनेंस है, इसमें भी हम पहली साउंड कॉन्सोनेंस की चेक करते हैं, कॉन्सोनेंट की चेक करते हैं कि कॉन्सोनेंट की है कि नहीं है। तो मैं है, परंतु इसमें एक चीज और चेक करते हैं कि पहली साउंड जो कॉन्सोनेंट की है उसके तुरंत बाद वोवल साउंड सेम है कि बदल गई है। अगर बदल गई है तो वो कॉन्सोनेंस का एग्जांपल कहलाएगा। जैसे मेक, मेक में मे, ए साउंड आ रही है और मैन में मैं, ए साउंड आ रही है, तो वोवल साउंड बदल गई है। इसमें ए वोवल साउंड है, इसमें ए वोवल साउंड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेक, मैन में कॉन्सोनेंस भी है और फेयर फार में भी सेम एग्जांपल है। फेयर में भी फे ए और फार में आ, ए और आ, तो यहाँ भी वोवल साउंड बदल गई है। पहली साउंड जो कॉन्सोनेंट है उसके तुरंत बाद वोवल साउंड बदल गई है। तो ये कॉन्सोनेंस के एग्जांपल है। मेटाफर,
लिली जिसको एक्चुअल में देखा जाए तो क्या बोला गया है कि फ्लावर ऑफ लाइट बोला गया है ना। फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट ऐसा फूल जो रोशनी दे, या रोशनी जो लाइट जो है ना, एक्चुअल में लाइट है रियल मेटाफर, और वो हमको शो कर रहा है मतलब हैप्पीनेस को, ब्यूटी को, होप को, इन सबको शो कर रहा है लाइट। लाइट सिंबल किस किस चीज का है, खुशी का भी है, ब्यूटी सुंदरता का भी है, होप उम्मीद का भी है, ठीक है, ये तीन चीज है। तो लाइट इज ए मेटाफर फॉर हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड होप, ठीक है। एंड एनियममेंट, इन पहली दो लाइन है ना पोएम की, स्टार्टिंग की फर्स्ट टू लाइंस, उसमें एनियममेंट है। फर्स्ट टू लाइंस जैसे ये थी, इसको मिटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक मिनट। हाँ, जैसे पहली लाइन देखो, एनियममेंट ये होता है कि जैसे ये पोएम की एक लाइन है, ठीक है, ये पोएम की दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, परंतु इंग्लिश का सेंटेंस जरूरी नहीं है कि इस एक लाइन में पूरा हो रहा है, वो अगली लाइन में कंटिन्यू हो सकता है। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डज मेक मैन बेटर भी, तो एक्चुअल में ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, ट्री पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये आगे कंटिन्यू है, तो इसे बोलते हैं एनियममेंट। क्या बोलते हैं, एनियममेंट। इसमें जे होता है ना, साइलेंट होता है, इसलिए इसको एनियममेंट पढ़ते हैं। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, तो ये आगे कंटिन्यू है ना, तो इस डिवाइस को एनियममेंट बोलते हैं कि पोएम की एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा अंग्रेजी का, इंग्लिश का, और वो अगली लाइन में कंटिन्यू होता है, जारी रहता है, इसे एनियममेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एपिग्रामेटिक और सैटिरिकल स्टाइल, सैटिरिकल स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। एपिग्रामेटिक एंड सैटिरिकल स्टाइल में क्या है, इसमें देखो पोइट ने एक्चुअल में बहुत ही कंसाइज्ड मैनर में, बहुत ही संक्षिप्त मैनर में एक चीज लिखी है। ये मत देख, पोएम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो बोलना चाह रहा है ना कि भाई लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि लंबी हो, वो छोटी लाइफ भी हो तो वो भी बहुत वैल्यूबल हो सकती है। तो वो जो बात बोल रहा है ना, वो चीज उसको बहुत ही कम शब्दों में उसने बोल दिया एक्चुअल में। तो बेकन इस स्टाइल के लिए जाना जाता था, इस कंसाइज स्टाइल के लिए बेकन जाना जाता था, और वो अपनी छोटी छोटी लाइन में बहुत गहरी बातें कह देता था। उसी तरह की गहरी बात इसमें बेन जॉनसन ने भी कही है अपनी इस पोएम में। तो ठीक है, इसने भी एपिग्रामेटिक स्टाइल इस्तेमाल किया पोएम में। उसने जो ट्री है उसकी लंबी लाइफ को और बड़ी साइज को सेटराइज किया है, उसको उस पर एक तरीके से कटाक्ष मारा है, ठीक है। और क्योंकि वो 300 साल जीता है, एक बड़ी बॉडी रखता है, परंतु कोई काम नहीं आ रहा सोसाइटी के, ऐसा पोइट मान रहे हैं एक तरीके से, है ना। वो एक एग्जाम्पल देखिए यही शो करना चाह रहे हैं कि वो कोई काम नहीं आ रहा, बल्कि हम इसको जैसे मैंने पहले बोला क्रिटिकल नोट्स में डाल सकते हैं कि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये जो सेटायर है ट्री के ऊपर, ये आज के सोसाइटी में तो ये सेटायर नहीं चलेगा, क्योंकि आज की सोसाइटी में इस बात से हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्री कोई काम नहीं आ रहा। परंतु उन्होंने एक तरीके से अपनी सैटिरिकल और एपिग्रामेटिक स्टाइल में ये बात कहने की कोशिश की गई है, दो चीजों को कंपेयर करके, ट्री की बड़ी साइज और लॉन्ग लाइफ, और एक लिली की छोटी साइज और शॉर्ट लाइफ। और उस तरह से लिली को उसने इंपॉर्टेंट बताया है कि वो एक दिन में भी सोसाइटी को कुछ देके जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम, पोएम एक शॉर्ट लिरिक है जिसमें केवल 10 लाइन है इस पोएम में, और इसको 2 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एक कुपलेट में भी। जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 क्वार्टर है, 4 और ये 4, और ये 2 लास्ट में, ये एक दोहा है, ठीक है। क्वार्टर मतलब 4 लाइन का स्टैंजा, उसे क्वार्टर बोलते हैं। तो 4 लाइन ये और 4 लाइन ये 2 तो स्टैंजा हो गए और एक दोहा हो गया लास्ट में, तो ये 10 लाइन की पोएम है। तो ये इसका ढांचा है। राइम स्कीम क्या है इसमें, राइम स्कीम क्या है, देखो राइम स्कीम के लिए वर्ड, हर लाइन का आखिरी वर्ड देखना है हमको, है ना। जैसे इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ट्री को हम देंगे ए, ठीक है। फिर बेटर बी, ट्री बी, क्या इसकी तुकबंदी बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है, इसको भी देंगे ए। ईयर, क्या ईयर की बी और ट्री से बैठ रही है, तुकबंदी नहीं बैठ रही, इसको बी देंगे, डिफरेंट, ठीक है। सीयर, सीयर की किससे बैठ रही है, ईयर से, तो इसको भी बी देंगे। डे, डे की ऊपर कहीं से बैठ रही है, नहीं बैठ रही, इसको सी देंगे। मे, डे मे की बैठ रही है, दोनों सी हो जाएगा। नाइट, क्या ऊपर नाइट में किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नाइट को डी देंगे, और लाइट को भी डी देंगे। सी, सी का बी और ट्री से कर रहा है मैच, तो इसको ए देंगे, और बी, वही बी और ट्री से मैच कर रहा है, इसको भी ए देंगे, ठीक है। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए ए बी बी सी सी डी डी ए ए, ठीक है। यानी देखा जाए तो 2 क्वार्टरिन्स में ए बी बी और सी सी डी डी, और वापस जो कुपलेट है उसमें स्टार्टिंग की 2 लाइन है उसी की राइम रिपीट हो रही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन था, इसमें बहुत कुछ था नहीं, परंतु मैंने जो जो अवेलेबल था चीजें मैंने बता दी आपको। इसमें आप अपनी तरफ से पॉइंट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहिए जैसे समरी वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। इससे आपको खुद की प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, और ना आंसर भी आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।